नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन 6 ऐसे राजनेता हैं राज्य के जिनका राजनीतिक भविष्य दांव पर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इससे तय होगा कि किसकी राजनीति बढ़ेगी, किसकी राजनीति खत्म होगी। और इत्तेफाक की बात है कि ये 6 नेता, जो 3 मुख्य पार्टियां हैं कर्नाटक की, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जनता दल सेक्युलर, तीनों के 2-2 नेता हैं। तो यानी समान बंटवारा है। पहले बात बीजेपी की करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, स्टेक पर बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मौका है 38 साल पुराने इतिहास को दोहराने का। 38 साल पहले जो है सरकार रिपीट हुई थी, क्या फिर से रिपीट होगी? अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो एक नया रिकॉर्ड बनाएगी 2 तरह से। एक, लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का, 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर। और दूसरी बात, अगर बहुमत आता है, उसमें ये अंतर्निहित है कि स्पष्ट बहुमत मिलता है, तो पहली बार दक्षिण के किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बारे में विश्वासपूर्वक भी नहीं कहा जा सकता। अभी जो स्थिति है, लड़ाई बड़ी कठिन है, बड़ी कांटे की है, और इसमें कई जो है पक्ष है, कई आयाम हैं इसके कि जीत हार में क्या हो सकता है। अब जो 2 नेता हैं उनमें एक हैं BS येदियुरप्पा, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के भीष्म पितामह, जिनकी मेहनत से, जिनके पुरुषार्थ से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है। आप येदियुरप्पा को बाहर कर दीजिए, बीजेपी जो है धड़ाम से नीचे आती है, और ये 2013 में येदियुरप्पा करके दिखा चुके हैं। तो इसलिए इस बार बीजेपी जो है उनको हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रही है। ये येदियुरप्पा का आखिरी चुनाव है। वो 80 साल से ऊपर के हो चुके हैं, और उनके 2 बेटे हैं, दोनों राजनीति में हैं। बड़ा बेटा लोकसभा का सदस्य है, छोटे बेटे को वो अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं। यहीं पर समस्या हो रही है पार्टी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार पार्टी मान जाएगी। 2018 में भी उनके छोटे बेटे विजयंत को टिकट मिलने वाला था, लेकिन पार्टी ने आखिरी समय पर काट दिया। वही परिवारवाद नहीं चलने देना है, इसी के चलते। तो सवाल है कि इस बार क्या नया हो गया। इस बार ये फ़र्क आ गया, ये नया हो गया है कि इस बार येदियुरप्पा चुनाव मैदान में नहीं है, यानी चुनावी राजनीति से रिटायर हो गए, और उन्होंने इसकी बाकायदा घोषणा भी कर दी है। और वो चाहते हैं कि उनकी सीट शिकारपुरा जो है वो उनके बेटे को मिले। ज़्यादा उम्मीद है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी पिता पुत्र दोनों को जो है जिस तरह से हाथों हाथ ले रहा है, उससे लगता है कि विजयंत को इस बार टिकट मिल जाएगा। लेकिन विजयंत को टिकट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये इस चुनाव का सवाल नहीं है। चुनाव का सवाल ये है कि क्या येदियुरप्पा अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी चुनाव में बीजेपी को बहुमत दिला पाएंगे। अब ये इतना बड़ा सवाल है, जो येदियुरप्पा की एक विरासत, राजनीतिक विरासत, कि वो क्या लिगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या वो पार्टी में अंदरूनी खींचतान की, अंदरूनी झगड़े की लिगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, या सबकी एकता से पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने का, जहां वो आज तक कभी पहुंची नहीं कर्नाटक में। दूसरे नेता हैं बसवराज बोम्मई, SR बोम्मई, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हैं। जनता दल से वो मुख्यमंत्री थे, और जनता दल से होते हुए ही बसवराज बोम्मई बीजेपी में आए। लिंगायत समुदाय से आते हैं और येदियुरप्पा के करीबी हैं। तो लिंगायत को सत्ता हस्तांतरित हुई है, इसलिए लिंगायत समुदाय का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पहले की ही तरह है। लेकिन बसवराज बोम्मई को अपने नेतृत्व कौशल को साबित करना है कि वो लोकप्रिय हैं और वोट दिला सकते हैं। उनकी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है। 40% की सरकार, पे CM, इस तरह के नारे, इस तरह के पोस्टर, बैनर कर्नाटक में भरे पड़े हैं। क्या आम जनता भी मानती है, क्या मतदाता भी मानता है कि बसवराज बोम्मई और उनकी सरकार करप्ट है? ये बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि कर्नाटक के चुनाव में करप्शन कभी चुनावी मुद्दा बनता नहीं, इसके बावजूद
बसवराज बोम्मई की भावी राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी ये चुनाव जीते। और बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीतती है तो दक्षिण में उसके प्रसार का रास्ता खुल जाएगा। अगर स्पष्ट बहुमत आता है और कांग्रेस को हरा देती है तो ये समझिए कि दक्षिण में जो विस्तार की योजना है भारतीय जनता पार्टी की, जिस बड़े पैमाने पर जिस तरह से काम हो रहा है, उससे आप समझिए कि दक्षिण में 2024 का चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे, बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी होगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है कर्नाटक में। बीजेपी ने इस बार चुनाव जीतने के लिए दोहरी मुहिम चलाई है या दो मोर्चों पर लड़ाई छड़ी है। पहला एक सामाजिक मोर्चा। सामाजिक मोर्चे पर सिर्फ लिंगायत वोटों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश की है। इसका मतलब लिंगायतों को छोड़ा नहीं है, उनको और कसकर पकड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ वोकालिगा समुदाय को भी जोड़ने की कोशिश की है। ये बीजेपी के राजनीतिक इतिहास में कर्नाटक में पहली बार हो रहा है। बीजेपी इतनी ताकत के साथ वोकालिगा समुदाय को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बड़ा दाव खेला उसने जब मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म करके 2% लिंगायत समाज को और 2% वोकालिगा समाज को दे दिया। तो एक मैसेज भेजा कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो उसका कितना असर पड़ेगा? उसके अलावा दलित समाज में आरक्षण की व्यवस्था जो अंदरूनी है, एक तो आरक्षण का कोटा बढ़ाकर उसके बाद अंदर के समीकरण बदलकर बीजेपी ने ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक समूहों को साधने की कोशिश की है। दूसरा जो उसका मोर्चा है वो है लाभार्थी वर्ग का। केंद्र सरकार की योजनाएं, जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत रही है बसवराज बोम्मई की सरकार, उससे पहले येदियुरप्पा की सरकार, उसका फ़ायदा कितना बीजेपी को मिलेगा ये इस बार देखने की बात होगी, जो इससे पहले इस तरह का लाभ बीजेपी को कभी नहीं मिला। क्योंकि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बनी, तब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद 2018 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन 19 में जोड़ तोड़ करके पार्टी ने सरकार बनाई। तब से लगातार 19 से 23 के बीच में इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने और लाभार्थियों से संपर्क में बने रहने, लाभार्थियों को ये एहसास दिलाने की कोशिश बीजेपी ने की है। तो बीजेपी के इन दो नेताओं का, येदियुरप्पा की लिगेसी का, पॉलिटिकल लिगेसी का सवाल है और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व की क्षमता का सवाल है। इसकी अग्नि परीक्षा होनी है। अगर वो पास हो गए तो अगले 5 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं, अगर नहीं हुए तो उनकी राजनीति का एक तरह से कहें अंत हो सकता है। उसके बाद बीजेपी विकल्प की तलाश करेगी, वो बसवराज बोम्मई के पीछे नहीं जाएगी। दूसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस में 2 नेता हैं। इत्तेफाक है कि दोनों नेता जो है, ये बल्कि इत्तेफाक नहीं, ये पहली बार कांग्रेस पार्टी में हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक राज्य के 2 नेता, 2 कद्दावर नेता, एक प्रदेश अध्यक्ष और एक जो है विपक्ष का नेता, दोनों ये सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और हाईकमान इस हालत में नहीं है कि उनसे कह सके कि ये फैसला करने का अधिकार हमारा है, और न इस हालत में है कि वो कह सके कि नहीं, ये दोनों में से किसी एक का नाम ले सके कि ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो इसलिए दोनों अपने चुनाव प्रचार में इस बात का बराबर दावा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब सिद्धारमैया के लिए भी कांग्रेस में मुझे लगता है कि ये आखिरी चुनाव होगा अगर वो जीतते नहीं हैं तो। अगर जीत जाते हैं तो उनका राजनीतिक जीवन बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो कांग्रेस को विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। डीके शिव कुमार के साथ समस्या ये है कि वोकालिगा समुदाय से बाहर उनका कोई बड़ा जनाधार है नहीं, और वोकालिगा समुदाय में उनको लड़ना पड़ता है जेडीएस से। तो इस बार वोकालिगा समुदाय को अगर वो मैसेज देने में कामयाब हो गए कि हमको जिताएंगे, बड़ी मात्रा में वोट देंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, आपके समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कांग्रेस से एसएम कृष्णा के बाद पहली बार कोई वोकालिगा समुदाय का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर डीके शिव कुमार बनते हैं तो। अगर डीके शिव कुमार जेल नहीं जाते हैं तो इतने मामले हैं उनके खिलाफ कि कब जेल चले जाएंगे कुछ पता नहीं है।
तो ऐसे में कांग्रेस के ये दोनों नेता, कांग्रेस पार्टी जो है वो फ्री बीज पर जो है निर्भर कर रही है, भाजपा के करप्शन की बात उठा रही है। उसके अलावा उसने घोषणा की है कि बेरोजगारों को 2 साल तक 3,000 रुपये महीना देगी, और जिस परिवार में परिवार की मुखिया महिला है उस परिवार की मुखिया महिला को जो है 2 साल तक वो 2,000 रुपये देगी। वो एक तरह से बेसिक पे की जो योजना है उसकी तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। 10 किलो चावल फ्री देने की बात कर रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो वादा है। बीजेपी ने जो कहा वो कर चुकी है। आरक्षण की बात कर रहा हूँ या लाभार्थी की बात कर रहा हूँ, दोनों मुद्दों पर बीजेपी दे चुकी है। लोगों को उसके बारे में मालूम है कि ये मिल चुका है। और कांग्रेस जो कह रही है वो वादा है कि अगर सरकार में आई तो ऐसा करेगी। आपको याद होगा यूनिवर्सल बेसिक पे की बात और मुद्दा उठाया था 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भी, और 6,000 रुपये प्रति परिवार को देने की, परिवार के एक व्यक्ति या प्रति परिवार को देने की बात की थी। और उसको एक तरह से गेम चेंजर कहा गया था कि बस कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के सहारे जीत जाएगी। कोई असर नहीं हुआ उसका। तो वादों पर लोग कितना भरोसा करते हैं इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन होता है। कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। वादा करने वाले की विश्वसनीयता कितनी है इस पर निर्भर करता है। अब कर्नाटक में देखिए 10% मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर किधर जाएगा? वैसे आमतौर पर तो होता है कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा विरोधी है उसको जाता है, लेकिन जेडीएस इसको ट्रायंगुलर बनाता है इस लड़ाई को। और जेडीएस को भी चूँकि उसके प्रभाव का दायरा बड़ा सीमित है, वो वोकालिगा जो समुदाय का प्रभाव क्षेत्र है वहीं तक सीमित है, तो इसलिए वहाँ बंटवारा होता है मुस्लिम वोट का। क्या फिर होगा इस बार? या जिस तरह का माहौल रहा है, चाहे वो हिजाब के मामले पर रहा हो, चाहे हिंदू नेताओं की हत्या का मामला रहा हो, या रामनवमी के जुलूस, या हिंदू त्योहारों पर जो हिंसा हुई है उन सब को लेकर हुआ हो, ये इस माहौल को देखते हुए क्या मुसलमान तय करेगा कि एक मुश्त कांग्रेस पार्टी को वोट देना है? अगर ऐसा होता है तो जेडीएस की स्थिति और ख़राब होगी, कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन बीजेपी को भी इसका फ़ायदा हो सकता है अगर ये इसका काउंटर पोलराइजेशन हुआ। तो बीजेपी को एक टेस्ट करना है इस बार कि क्या उसका हिंदुत्व का एजेंडा कर्नाटक में जो तटीय इलाका है, जो कोस्टल एरिया है, और मुंबई कर्नाटक का जो इलाका है उसके बाहर भी चलेगा। ये मुद्दा जो है इसकी परीक्षा होना बाकी है कि इसमें कितनी चुनावी संभावना है। तो बीजेपी इन सब मुद्दों को लेकर चल रही है और बीजेपी को उम्मीद है कि ये मुद्दा चलेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, और उसके अलावा वंशवाद और भ्रष्टाचार, ये दो जो है इस थीम को लेकर बीजेपी चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, स्टेट के चुनाव में भी इसका इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को फ़ायदा ये है कि उसके पास लंबी चौड़ी फौज है केंद्रीय नेताओं की, राष्ट्रीय नेताओं की, जो उसके लिए कैंपेन करेंगे। कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा कोई है नहीं। राहुल गांधी की बात कितनी सुनी जाएगी, कितना असर होगा, ये कहना मुश्किल है। सूरत की अदालत में उनकी पेशी के समय गुजरात में उनका कोई समर्थन दिखाई नहीं दिया, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी। तो इसलिए कर्नाटक के चुनाव में उनका कितना असर होगा, कर्नाटक के चुनाव में वो कितना समय लगाएंगे, ये भी अभी कहना मुश्किल है। शायद अभी तक उन्होंने एक रैली की है, 10 अप्रैल को उनकी दूसरी रैली होने वाली है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने क्षेत्रीय नेताओं पर ज़्यादा निर्भर है बजाय राष्ट्रीय नेताओं के। और तीसरी पार्टी जहां दो नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर है, एच.डी. देवेगौड़ा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। इन परिवार का जो झगड़ा है, परिवार का जो असर है वोकालिगा समुदाय के बीच में उस इलाके में, वो लगातार घट रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस इलाके से पार्टी हारी और बीजेपी जीती, वो संकेत इस परिवार के लिए अच्छा नहीं है। और परिवार के इतने लोग राजनीति में आ गए हैं और आना चाहते हैं कि उसका असर जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है, उसकी नाराज़गी बढ़ रही है। देवेगौड़ा 90 साल के हो चुके हैं,
तो इसलिए उनका आखिरी चुनाव होगा, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। येदियुरप्पा की ही तरह देवेगौड़ा के लिए भी ये सवाल होगा कि वो अपनी पॉलिटिकल लिगेसी क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। उनकी पार्टी को अगर 20 से कम सीटें मिलती हैं तो मुझे लगता है कि वो इस पार्टी की प्रभावी भूमिका की दृष्टि से आखिरी चुनाव होगा। एच.डी. कुमारस्वामी की कोई छवि नहीं है, उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, उनकी कोई साख नहीं है। उनकी पूरी राजनीति निर्भर है कि किसी तरह से पार्टी को 30, 35, 40 सीटें मिल जाएं, जिससे वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में हो, या तो किंग मेकर बन जाएं या सौदेबाजी करके किंग बन जाएं, जैसा 2018 में उन्होंने किया। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि उनकी पार्टी को कम से कम 30 और उससे ज़्यादा 30 से 40 के बीच में सीटें मिलें, जो इस बार मुश्किल दिखाई दे रहा है। और शहरी इलाकों में वोकालिगा समुदाय धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट कर रहा है। ये कांग्रेस और जेडीएस दोनों के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हार, बीजेपी अगर जीतती है तो उसका दक्षिण का किला और मजबूत होगा। अगर कांग्रेस कर्नाटक हार जाती है इस बार, तो दक्षिण से कांग्रेस की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमिलनाडु में वो दशकों से नहीं है सत्ता में या मुख्य खिलाड़ी के रूप में, मुख्य प्लेयर के रूप में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वो हाशिए की पार्टी बन गई है। अगर कर्नाटक भी हार जाती है, केवल केरल में गठबंधन के रूप में दूसरे नंबर की पार्टी की स्थिति उसकी बची रहेगी। वो भी कब तक बचेगी पता नहीं। तो दक्षिण जो कांग्रेस का एक समय दुर्ग हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, वो भरभरा कर गिर पड़ेगा अगर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव कांग्रेस हार जाती है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिल लेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।